नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। हम रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ्स का 25 सवालों का पहला प्रैक्टिस सेट 1 आपके सामने लेके हाजिर हो चुके हैं। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट या 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा। एक टेस्ट में 25 सवाल होंगे, 10 टेस्ट में 250 सवाल। ये 250 सवाल अगर आप लगा लेते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तो बहुत सारे सवाल पेपर में डायरेक्टली आपको यहां से देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अभी तो एग्जाम की डेट नहीं है, हम क्या पढ़े, हमें तो ना पढ़ना भी से। अरे मेरे भाई, जैसे ही रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर खत्म होगा, एग्जाम की डेट बहुत जल्दी आ जाएगी। आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भड़बड़ाते हुए पढ़ने को बैठोगे, उदास हो जाओगे, काश पहले से पढ़ लिया होता तो शायद नौकरी लगने के कुछ चांस होते। इसलिए इस बात का इंतजार मत करो, पेपर तो होना ही है मेरे भाई, ठीक है। और बहुत जल्द एग्जाम की डेट आएगी, आप लगातार पढ़ते रहो। कम से कम इतनी तो पढ़ाई करते रहो कि आप अपने सारे सब्जेक्ट जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ से बिल्कुल पूरी तरीके से अलग थलग ना हो जाओ। तो गणित को पढ़ाने की जिम्मेदारी तो हमने पूरी तरीके से ले ली है। मैं आपको मेरे भाई एक दिन छोड़ के या जैसे पॉसिबल होगा मेरे दोस्तों, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और मैं आपको सिखाता हूं, बताता हूं कि कैसे गणित के 25 सवाल रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज्यादातर मैं आपको प्रीवियस ईयर के सवाल को ही सॉल्व कराऊंगा। इसमें लेटेस्ट 2024-25 के क्वेश्चंस भी होंगे मेरे भाई, और ग्रुप डी के पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे मेरे दोस्त। तो हर एक प्रैक्टिस सेट आपको बड़े प्यार से सॉल्व करना है मेरे साथ। जब मैं 10 सेट सॉल्व करा दूंगा तो इनकी एक सिंगल वीडियो कंपाइल करके भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चे। तो प्रैक्टिस सेट 1 है। अच्छा, आप अगर हमारे चैनल पे जाओगे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर, तो मैंने बहुत पढ़ाया है और बहुत मन से पढ़ाया रेलवे वाले बच्चों को दोस्तों, है ना। कोई भी एग्जाम हुआ, मैंने उसका जो है तुरंत सॉल्यूशन कराया। रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ तो उसके टॉप 100 सवाल मैंने सॉल्व कराए हैं। हर एग्जाम के हमने मॉक टेस्ट सॉल्व कराए हैं मेरे भाई। देखो ना, अभी तो एग्जाम की डेट भी नहीं है, पर हमने आपको मन से पढ़ाना शुरू कर दिया कि आपका थोड़ा थोड़ा मन पढ़ाई में लगे। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आपको रिकमेंड भी करूंगा कि हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, रेलवे 2024-25 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चन सॉल्यूशन। यानी कि रेलवे के अभी तक जितने पेपर हुए 2024 से, वो एएलपी का हो, आरपीएफ एसआई का हो, आरपीएफ कांस्टेबल का हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो, एएलपी सीबीटी 2 हो, मैंने हर एक सॉल्व कराया है। बेस्ट 100 सवाल। तो मेरे दोस्त, आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा कि रेलवे ही वो संस्था है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होता है। एक सवाल एक बार नहीं, 100 बार पूछा जाता है, कम से भी कम, मेरे थोड़ा थोड़ा डाटा बदल के। तो अगर आप ये प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट क्वेश्चन बना लोगे तो आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये पूरी प्लेलिस्ट और यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, हमने हर एक पेपर सॉल्व कराया हुआ है यहां पर, ठीक है जी। तो ये प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा जाकर। तो शुरू करते हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठो। हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें अर्थमेटिक मैथ भी पूछा जाता है ग्रुप डी में, एडवांस मैथ भी आता है, स्टैटिक्स भी आता है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है। हालांकि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है और उसी लेवल के सवाल मैं आपको यहां पर करवाऊंगा, ठीक है। मैंने आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चों की सीरीज पूरी कराई है, एनटीपीसी वाले बच्चों को पढ़ाया है मेरे दोस्तों यहां पर, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए रेलवे का हर एक एग्जाम सॉल्व कराया है। तो मैंने रेलवे का पैटर्न एकदम क्रैक कर लिया है कि पिछले 2 साल से रेलवे की हर एक एक्टिविटी में मैं जो है लगा हुआ हूं, हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझता हूं मेरे भाई, उसकी इंपॉर्टेंस को जानता हूं। तो आप विश्वास करिए, प्रैक्टिस शेड बहुत शानदार, बहुत जानदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सबकी तैयारी के लिए। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेके मन लगा लीजिए मेरे भाई कि हमें गगन सर के साथ डेली एक सेट सॉल्व करना है। आ जाइए पहले सवाल से। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 8 साल में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 11/25 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। रेलवे ग्रुप डी 2022 का सवाल है मेरे भाई। मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करूंगा कि ज्यादातर बच्चे बेचारे हिंदी भाषी ही हैं। तो जो
साल का साधारण ब्याज है वो धनराशि का प्रिंसिपल का 11/25 है। अब बताओ ब्याज जो है वो मूलधन का 11/25 है। 1/25 बच्चों 4% होता है। कितना होता है? 1/25 4%। 11/25 11 गुना, तो 11 चौक 44%। तो आपको 44% ब्याज मिला धनराशि का। कितने साल में? 8 साल में। 8 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज है मेरे भाई? 44 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 8 पंजे 40, 0.8 पंजे 40, यानी कि 5.5% ब्याज की दर आ गई। 5.5% प्रतिवर्ष। सी ऑप्शन। देखो कितना बेसिक सवाल था, मजा आया करके। ये देखिए, फाइंड द वैल्यू, इसका मान ज्ञात करें भाई। ये भी रेलवे ग्रुप डी 2022 का सवाल है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सीधा फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बताओ 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है बच्चे साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए प्यारे बच्चे, ये बताओ 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है त्रिकोणमिति के मेरे भाई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट लिख भी दूंगा मेरे भाई। साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 मेरे भाई। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 प्लस 1 क्या आ गया? 2 आ गया। तो बेसिक से ही सवाल आसानी से सॉल्व हो गया और 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे आ जाइए बच्चे। सवाल है आपके सामने तीसरा। ये देखिए सवाल रेलवे आरपीएफ एसआई 2024 का है। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। ओके। 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु फ्री देता है। ठीक है। व्यापारी को पूरे ट्रांजैक्शन में 33% का लाभ होता है। यह मानते हुए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं का पेमेंट करता है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज व्हाट परसेंट मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। बहुत शानदार सवाल है मेरे भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेगा। कैसे होता है व्यापार? पहले एक व्यापारी वस्तु खरीदता है, तो जिस प्राइस में वो वस्तु खरीदेगा वो होता है लागत मूल्य। फिर व्यापारी अपनी मर्जी से इसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य लगाता है। ये हो गया बच्चे मार्कअप। मान लीजिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, उसका मार्क प्राइस जो अंकित किया व्यापारी ने, जो अंकित मूल्य लगाया वो एमपी। ये मार्कअप हुआ। मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद व्यापारी डिस्काउंट देता है। व्यापारी ने पहले 5% डिस्काउंट दिया। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। 1/20 डिस्काउंट का मतलब 20 रुपए, 20 पे 1 का डिस्काउंट है, तो 20 का सामान 19 में बेचा। उसके बाद ये जो दुकानदार है 14 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु फ्री देता है, तो ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट हुआ बच्चे। दुकानदार कहता है कि 14 वस्तु खरीदो भाई साहब, मैं आपको 4 फ्री दूंगा। ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? दुकानदार ने टोटल कितनी वस्तु दी? 14 4 18, टोटल 18 वस्तु दी, जिसमें से 14 वस्तु का पैसा लिया, 4 फ्री दिए मेरे दोस्तों। कितनी वस्तु फ्री दिए? 4 वस्तु फ्री दिए। तो डिस्काउंट कितना है? 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2/9 डिस्काउंट है ये। 2/9 यानी कि 9 के समान पे 2 का डिस्काउंट है, 9 का समान 7 में बिका। इन तीनों की मल्टीप्लाई ही प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगा। पहले आपने मार्कअप किया, उसके बाद आपने डिस्काउंट दिया। मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव ही प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट हुआ? 33% का लाभ हुआ। 33% लाभ मतलब 100 रुपए के सामान पे 33 का लाभ हुआ, तो 100 का सामान बिका कितने में? 133 में। 33% प्रॉफिट का मतलब 100 रुपए के क्रय मूल्य का सामान 133 में बिका। इस सीधी सीधी गुणा इक्वल होनी चाहिए प्यारे बच्चे। 20 से आपका 100 5 बार चला जाएगा। 19 सत्ते 133 से 133 कट जाएगा, तो एमपी से सीपी का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई? 9 ऊपर चला गया, 9/5। ये वस्तु के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का रेशियो आ गया। ये तो पूछा है अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज्यादा है। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस 9 है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस 5 से।
1/5 20%, 4/5 80%। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 80% ज्यादा है। सी ऑप्शन। बताइए कितना प्यारा सवाल है। इस लेवल के सवालों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, केवल फार्म भरने से नौकरी नहीं लगती मेरे भाई। आगे देखिए, फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है, इसके आपको मूल रूट्स आपको बताने हैं। बताइए जी। देखो ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 2a+3x, 2a+3x प्लस ए स्क्वायर प्लस 3, ए स्क्वायर प्लस 3a। यहां से a कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 3a में से a कॉमन ले लेते हैं, तो a इंटू a प्लस 3 बराबर आ गया 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है। सॉल्व करके अपन को x का मान निकालना है। क्या आपको सॉल्व करना आता है? हालांकि आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, पर मैं मेथड बताना चाहता हूं। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करके आए a गुणा a+3। ऐसी दो संख्या जिनकी मल्टीप्लाई करने पर a गुणा a+3 आ जाए मेरे भाई, और जोड़ने पर आए 2a+3। जाहिर सी बात है ऐसी संख्याएं a और a+3 ही है। ऐसी संख्याएं a और a+3 है। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a इंटू a+3, a स्क्वायर प्लस 3 आएगा। आप इनको ऐड करोगे तो a में a+3 जोड़ेंगे 2a+3 आ जाएगा। यही आ रहा है ऐड करने पर, a में a+3 जोड़ेंगे 2a+3 आ गया। जो भी वैल्यू आई, यहां देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो भी वैल्यू आई इनका साइन उल्टा करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस करना है। तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का ए, और मेरे भाई ये माइनस ए, माइनस के अगर अंदर गुणा करूंगा तो माइनस ए -3, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि जो ऑप्शन यहां सेटिस्फाई करेगा वो उत्तर हो जाएगा। आ जाओ 5वां सवाल। जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 साल के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 रुपए है, मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। आपको ब्याज की दर दी है 4% वार्षिक, आपको 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, प्रिंसिपल पूछा है। कोई भी सवाल आए कैसे बनाओगे मेरे भाई? बिल्कुल तरीका आपके सामने खोल के रख देते हैं। 3 साल के लिए आपको ये रेशियो याद रखना है, गोल्डन रेशियो 3:3:1। 3 साल के लिए भाई ब्याज की दर कितनी है? 4% पर एनम। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/25। 1/25 तो बटे 25 है मेरे प्यारे भाई। तो आप प्रिंसिपल को मान लीजिए कि माना प्रिंसिपल 25 का क्यूब है, माना प्रिंसिपल 25 का क्यूब है प्यारे दोस्तों। आप कहोगे सर क्यों? जो भी बटे में होगा, अगर कहानी 3 साल की है तो पावर 3, बटे में 25 है, 25 की पावर 3। 4 साल की होती पावर 4। ठीक है भाई, तो हमने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लेगा कि हमें क्या करना है, हम 4% निकालते जाना है। इस मूलधन का 4% यानी कि 1/25 करते जाना है। 25 क्यूब का 4% या 1/25 एक ही बात है। 25 क्यूब का 1/25 करेंगे 25 का स्क्वायर, फिर 25 स्क्वायर का फिर 1/25 से गुणा करेंगे 25, फिर 25 का दोबारा 1/25 से गुणा करेंगे 1। 4% करते जाओ। ये जो बाद की कैलकुलेशन होगी यही 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस होगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे कितना यह आएगा? 25 या 75, एक एकम एक 75 प्लस 1 76, 76। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल 25 का क्यूब है तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 76 होगा, जबकि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 152 रुपए है। 76 की वैल्यू 152 रुपए, यानी कि दुगुना, डबल है जस्ट। अगर ये दुगुना है तो आपका प्रिंसिपल भी 25 का क्यूब है 15,625, तो आपका प्रिंसिपल की वैल्यू भी 15,625 की वैल्यू भी दुगुना होगी। इसका दुगुना क्या आएगा? 30,000 और 1250, यानी कि 31,250 रुपए आपका मूलधन आ जाएगा। चौथा ऑप्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर अच्छी तरीके से समझ में आ गई, डोंट टेक टेंशन। सवाल नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस।
7 sec a इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू sec a माइनस टेन ए माइनस 4, इसका मान क्या होगा? तो भाई साहब इस सवाल का डायरेक्ट आंसर है 3। ये सब रेलवे के ही अलग अलग एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप कहोगे सर कैसे? देखिए 7 तो है ही प्यारे बच्चों, यहां आपको sec a माइनस टेन ए दिख रहा है, जहां sec a माइनस टेन ए आएगा वहां sec a प्लस टेन ए जरूर आएगा, ना हो तो बना लो मेरे भाई। ये देखिए ये sec a इंटू 1 प्लस साइन ए, अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, sec a की अंदर गुणा कर दूं तो क्या आएगा? sec a की 1 में गुणा करो sec a, sec a की 1 में गुणा करो sec a प्लस sec का मतलब 1/cos, 1/cos की साइन में गुणा करो तो साइन बटे कॉस आ जाएगा tan a। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? देखो जब इस sec a की यहां गुणा करूंगा साइन में, sec का मतलब 1/cos, साइन बटे कॉस tan a इंटू sec a माइनस tan a भाई, इंटू sec a माइनस tan a। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, माइनस का 4। अब ये खुद देख लो आप कि sec a प्लस tan a इंटू sec a माइनस tan a 1 होता है, ऐसी cosec a प्लस cot a, cosec a माइनस cot a भी 1 होता है, तो 1 हो गया। तो 7 गुणा 1 7, 7 माइनस 4 3, 3 इस सवाल का आंसर है। हालांकि आपको कुछ भी लिखना नहीं था, मेंटली हो जाता। सवाल नंबर 7 देखिए, एक शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है यदि h और r शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या को निरूपित करते हैं तो 1/h² प्लस 1/r² की वैल्यू बताओ। देखिए एक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा सवाल कैसे कर पाओगे? भाई आपके पास ये शंकु है, ये होता है बेटा शंकु, आप सभी लोग जानते हैं। ये इसके बेस की रेडियस है स्मॉल r, ये इस शंकु की हाइट है और 90 डिग्री के सामने ये होता है शंकु की सलांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई l। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये किसके बराबर है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल शंकु के कर्व सरफेस एरिया के बराबर है। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, पाई आर एल। अब यहां पाई से पाई कट गया, यहां 1r से ये 1r भी कट गया मेरे भाई। ओके, तो 1/3 बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चे यहां पर L बटे, देखो ये RH, RH को उधर ले जाओ आप राइट साइड में, RH 1/3 एज इट इज, ये R गुणा H बचा, R गुणा H को हम राइट साइड में ले गए, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो 1/9, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा L² बटे R² इंटू H²। बोलो बात को समझे? मैंने क्यों स्क्वायर, क्योंकि यहां भी स्क्वायर ही है। एक्चुअली मैं जानता हूं कि भैया ये L² क्या होता है। यहां आप पाइथागोरस थ्योरम से आप देखेंगे तो ये H है, ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये स्लांट हाइट क्या आएगी? L का स्क्वायर क्या आएगा? L का स्क्वायर आएगा मेरे भाई H² प्लस R², H² प्लस R² बटे R² इंटू H²। तो आप इसको डिवाइड करो भैया, अलग अलग डिवाइड करो। अगर आप H² को डिवाइड करोगे R² H² से, H² कट जाएगा 1/r² प्लस अगर आप R² को डिवाइड करोगे R² H² से, तो R² से R² कट जाएगा प्लस 1/h²। तो यही तो पूछा है आपसे, 1/r² प्लस 1/h² या 1/h² प्लस 1/r² की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1/9, 1/9 आ गया। तो यहां पे स्लांट हाइट को गायब करने के लिए आपको दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ा। आगे बात समझ में? आप बोलोगे यस सर आ गई है। सवाल नंबर 8 देखिए, इस आकृति में ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ समरूप हैं। AB की लंबाई 6.5 है, ठीक है जी, AB की लंबाई 6.5 है, यहां पर DE की लंबाई 3.9 है, 3.9। ओके, BC की लंबाई 5.15 है, BC की लंबाई। आपसे पूछिए EF का माप, ये आपसे पूछा है। ये दोनों ट्राइंगल समरूप हैं। समरूप आप समझ रहे हैं? देखो जैसे यहां एक बार कर्व है, अभी एक बार, यहां पे 2 बार, ये 2 बार, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, ये एंगल सेम है, लिखने का तरीका है, ये अल्फा, ये अल्फा है। तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा। अगर किन्हीं भी ट्राइंगल के 2 एंगल बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा। यहां कहीं लिखा नहीं, चित्र से समझ जाना चाहिए था मेरे भाई कि यहां पे 2 बार कर्व है, यहां भी 2 बार कर्व है, दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, साइन दिया हुआ है मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। जब
ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। यहां पे इस एंगल के सामने, यहां पे सेम इसी एंगल के सामने साइड का रेशियो कितना है? 13 पंजे 65, 13 तिया 39। तो इस एंगल ए के सामने एंगल डी, ए और डी बराबर एंगल है, यहां भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 5:3 होगा। 5:3 होगा मेरे भाई। बोलो किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। 13 पंजे 65, 13 तिया 39, तो यहां एंगल ए और एंगल डी बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। इनके सामने की साइड का रेशियो भी 5:3 होगा। ये 5.15 सेंटीमीटर दिए। अब यहां 5 की वैल्यू 5.15 सेंटीमीटर, कितने गुना? 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1.03 गुणा 1.03 गुणा, तो यहां भी 1.03 से गुणा हो जाएगी, क्या आएगा? 3.09 सेंटीमीटर। 5 की वैल्यू 5.15 है, कितना मेरे भाई? 1.03 से गुणा, तो 3 की वैल्यू भी 1.03 से गुणा होगी, 3.09 है ना। बिल्कुल बेसिक सवाल। 9वां, एक दुकानदार किसी वस्तु का प्राइस 5,180 रुपए अंकित करता है। अगर 31% डिस्काउंट के बाद भी कॉस्ट प्राइस पर 5% लाभ होता है, क्रिय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखो, एक दुकानदार एक वस्तु का प्राइस 5,180 रुपए अंकित करता है, मार्क प्राइस है। ये क्या है? 5,180 रुपए मार्क प्राइस है। दुकानदार 31% छूट देता है, 5% का लाभ कमाता है। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आप निकाल सकते हो। किस फॉर्मूला से? इस फॉर्मूला से, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है भाई। यहां डिस्काउंट कितना है? 31% रखो। 100 माइनस 31 69। ठीक है। प्रॉफिट 5%, 100 प्लस 5 105। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ये कट भी गया मेरे प्यारे भाई। ये 3 से 23 बार, ये 35 बार, ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। बोलो हाँ, कोई तकलीफ इसमें नहीं। यहां पे वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया गया? मार्क प्राइस 35 की वैल्यू 5,180 रुपए। 35 की वैल्यू। आपसे वस्तु का कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य आपसे पूछा गया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो। ओके, ठीक तो हुआ है। 31% डिस्काउंट है, 16 100। हाँ, तो 35 की वैल्यू यहां पर बताओ कितनी बार जाएगा? 35 एकम 35 बचेगा 16, 168 168। तो 35 चौका 140 बचेगा 280, तो 35 अट्ठे यानी कि 148 गुना है, तो 23 की वैल्यू भी 148 गुना होगी। तो 3 अट्ठे 24, 4 एंड में 4 आएगा। ये आंसर है 3404 रुपए। कॉस्ट प्राइस पूछा ना, 23 की मल्टीप्लाई करेंगे 148 में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक देखो ना, यहां 3 है, 3 की 8 में गुणा होगी, 3 अट्ठे 24, एंड में 4 आएगा। खेल खत्म। आ जाइए सवाल। तीन संख्याओं का रेशियो 3 5 7 है, उनका एलसीएम 5,250 है। ठीक है, तो आपसे पूछा बीच वाला नंबर बताओ, मिडिल वाला नंबर। भाई तीन संख्याओं का अगर रेशियो 3 5 7 है, मैंने मान लिया कि संख्याओं का एचसीएफ एच है, क्योंकि आपको एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा। संख्याओं का एचसीएफ एच है, संख्याओं का रेशियो 3 5 7 है, तो संख्याएं जो होंगी मेरे प्यारे भाई, वो एचसीएफ से कटने वाली तो होंगी। संख्या अगर रेशियो 3 5 7 है, तो संख्याएं 3H 5H और 7H होंगी, क्योंकि जब आप इनका रेशियो लेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर H कट जाएगा। बच्चे आप बोलोगे यस सर। संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? देखिए एलसीएम के अंदर H तो आएगा ही आएगा। 3 5 7, ये 3 5 7 से कटने वाला नंबर 105, 3 पंजे 15 सत्ते 105, ये एचसीएफ आएगा, एलसीएम आएगा 105H। एलसीएम कितना है? 5,250 बच्चों। तो 105 से कितनी बार जाएगा? 105 पंजे 525, एचसीएफ 50 आ गया। स्टूडेंट अगर सवाल में आपसे एचसीएफ पूछा होता, आंसर होता 50। पूछा है मिडिल नंबर, मिडिल नंबर है 5H, H की वैल्यू 50 है, तो 50 पंजे 250, 250। सवाल का आंसर 250 है, बी ऑप्शन। सीख रहे हो? मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है भाई तो वीडियो को लाइक भी करना। अच्छा, अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे टेस्ट रैंकिंग पे, तो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, वहां आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे फ्री में। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में आप जाना। रेलवे में यहां देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2024-25 ये प्ले बनी हुई है, टेस्ट सीरीज बनी हुई है मेरे भाई। प्रीवियस ईयर के 2018 के 10 पेपर, 2022 के 10 पेपर, फुल लेंथ 100 क्वेश्चन के टेस्ट फ्री है। आप जाके लगा सकते हो कि किस लेवल का पेपर आता है यहां पर।
ठीक है मेरे भाई, इस एप्लीकेशन पे। चलो ये देखो, रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, इफ द मीडियन ऑफ डाटा इज 24.12 लेस देन इट्स मोड, देन मीडियन ऑफ डाटा एक्सीड इट्स मीन बाई। मीडियन मीन से कितना अधिक है। देखो आपको मूलानुपाती सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करना है। एक बात बताएं, रेलवे का कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस फॉर्मूले पे सवाल आया नहीं है। मीन मीडियन मोड में रिलेशन होता है डायरेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब यहां पे बोला है एक डाटा का जो मीडियन है, मीडियन जो है वो 24.12 लेस है मोड से। मीडियन ऑफ डाटा इज 24.12 लेस देन इट्स मोड, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये मोड माइनस मीडियन दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, मीडियन मीन से कितना ज्यादा है। एक बात बताएं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से मीडियन घटा दो, तो क्या, अगर आप दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में से मीडियन घटा दो, मोड माइनस मीडियन बराबर, मैंने लेफ्ट साइड से मीडियन घटा, राइट साइड से मीडियन घटा दो, 3 मीडियन है, मीडियन घटाएंगे तो क्या रह जाएगा, ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, यही हो जाएगा। अच्छा यहां पे 2 आ रहा है, 2 यहां पर भी, 2 यहां पे भी, तो यहां से ना 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चे, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। अब सवाल देखो, यही सवाल में दिया हुआ है, यही सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सवाल में, मीडियन किसी डाटा का मोड से 24.12 कम है, तो मीडियन मोड से कितना कम है, 24.12 कम है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा मीडियन माइनस मीन, ये आ जाएगा मेरे भाई मीडियन माइनस मीन। आप बोलोगे हां सर यही वैल्यू सवाल में पूछी है, यही चीज सवाल में पूछी है मेरे भाई, यही पूछा है सवाल में, पढ़ो। तो आपसे पूछा है मीडियन ऑफ डाटा एक्सीड्स इट्स मीन बाई, तो आंकड़ों की माध्यिका उसके माध्य से कितना ज्यादा है। मीडियन यानी कि माध्यिका, माध्यिका माध्य से, मीडियन मीन से कितना ज्यादा है, मीडियन माइनस मीन पूछा है, कितना ज्यादा है मेरे भाई, 2 से काट लेंगे 24.12 को तो 12.06 ज्यादा है, तो मीडियन मीन से 12.06 ज्यादा है, बी ऑप्शन आ। गजब का सवाल है ये, आ जाइए बच्चे, सिंप्लीफाई करो, सरल करके बताओ। सवाल नंबर 12 रेलवे ग्रुप डी का, जल्दी से देखो दोस्त, डिवाइड में पावर घटती है अगर बेस से में गुणा में जोड़ती हैं, तो यहां पे 16 है, 16 का अंडर रूट तो 4 आ जाएगा है भैया। एक काम कर लेते हैं, 16 गुणा, पहले यहां पे सॉल्व कर लेंगे, ए की पावर 4/3, ए की पावर माइनस 2/3, डिवाइड में पावर घट जाएंगे, 4/3 में से माइनस का 2/3 घटाएंगे तो 6/3, 6/3 आ जाएगा 2 इंटू बी। देखो बी की पावर माइनस 5/6, 1/6, डिवाइड में पावर घटेंगी, माइनस 5/6 में से 1/6 घटाएंगे तो माइनस 6/6 -1, ये आ गया। और इसका आप करोगे 1/2, 1/2 यानी कि अंडर रूट, तो ये 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए आ जाएगा, बी की पावर -1 है, -1 का अंडर रूट या -1/2 हो जाएगा, तो 4a, ये सवाल का आंसर आएगा बी ऑप्शन, क्योंकि बी की पावर -1/2 पावर नेगेटिव है, अगर इसको मैं नीचे ले आऊंगा तो 1/b की पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/b की पावर 1/2। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर कॉन्सेप्ट यही तो होता है कि a की पावर अगर -n लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1/a की पावर n। बेसिक सवाल। आओ सवाल नंबर 13, एक वृत्ता मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। अगर वे एक ही बिंदु से एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे? बहुत बेहतरीन सवाल है। मान लो मेरे भाई ये सर्कुलर ट्रैक है, तो 2 लोग हैं यहां पर, अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं, सिद्धि को इसी एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। अब वो एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं,
तो आप ये पूछा कितने टाइम के बाद वो दोबारा से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आके मिलेंगे, तो वो जो टाइम होगा मेरे भाई वो इनका एलसीएम होगा। हमेशा कभी भी सवाल है स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, तो भैया ये अंश को एक चक्कर में 18 मिनट लगता है, सिद्धि को एक चक्कर में 12 मिनट लगता है, एक चक्कर का टाइम पता होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, इनका एलसीएम 18-12 का एलसीएम 36 मिनट के बाद दोनों लोग दोबारा जहां शुरुआत करी थी स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे। खेल खत्म। आ जाइए, सवाल नंबर है आपके सामने 14। अगर कॉटे प्लस कॉसे एम है, कॉटे माइनस कॉसे एन है, तो कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? रेलवे ग्रुप डी का है। आप बेसिक से वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, पर मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूं मेरे भाई। कॉटे प्लस कॉसे, कॉटे माइनस कॉसे में क्या रिलेशन है, कॉट कॉस में क्या रिलेशन है, फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। दिस इज द रिलेशन। आप बोलोगे जी सर, लिख लीजिए कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सेम रिलेशन टेन साइन में भी होता है, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब आप ये बताओ ये चीज कैसे आएगी, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर इन दोनों की गुणा करके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कॉटे प्लस कॉस इंटू कॉटे माइनस कॉस, क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, गुणा करके क्या आएगा, एम गुणा एन एम एन। ये आ गया बच्चे एम एन इंटू, आप मुझे बताओ कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कैसे आएगा, ये कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कैसे आएगा, कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का मतलब कॉटे इंटू कॉसे का, कॉटे इंटू कॉसे का होल स्क्वायर। आप बताओ मेरे भाई, सब लोग जानते हैं ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab। अब जैसे मेरे भाई ये कॉटे प्लस कॉसे है, यहां पे लिख दे रहा हूं कॉटे प्लस कॉसे के होल स्क्वायर में से अगर मैं कॉटे माइनस कॉसे का होल स्क्वायर घटाऊं, कॉटे प्लस कॉसे में से अगर कॉटे माइनस कॉसे का होल स्क्वायर घटाऊं तो 4 कॉटे कॉसे, 4 कॉट ए इंटू कॉसे। दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एलजेब्रा का, कॉटे प्लस कॉसे का होल स्क्वायर माइनस कॉटे माइनस कॉसे का होल स्क्वायर, 4 कॉटे कॉसे ये आएगा मेरे भाई, कॉटे प्लस कॉसे एम में एम का स्क्वायर, कॉटे माइनस कॉसे ये एन, एन का स्क्वायर बटे 4, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे 4 बराबर कॉटे इंटू कॉसे। तो ये आपको सोचना पड़ेगा ये एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाने से। तो यानी कि कॉटे माइनस कॉसे कितना आ गया प्यारे बच्चे, कॉटे माइनस कॉसे बराबर आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे 4 इसका होल स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, मैंने बेसिक ही खोल के रख दिया आपके सामने सारा। अच्छा यहां पे ऐसे स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर 16 यहां गुणा हो जाएगी, 16 एम एन बराबर, 16 एम एन बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 16 एम एन। पहला ऑप्शन ठीक है। ठीक, आप यहां पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते थे, आप एंगल ए की जगह 45 डिग्री रख लो, वैल्यू पुटिंग वाला तरीका भी बढ़िया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 15, ये बताइए। आशीष के पास 1218 रुपए हैं, वह इससे अपने बेटों अरुण और महेश में बांटता है और उसने देखा और उन्हें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया कि अरुण और महेश को 11 और 12 साल के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। अरुण महेश को 11 साल और 12 साल के बाद इक्वल अमाउंट मिलता है। अरुण महेश गॉट सेम अमाउंट मिलता है 11 और 12 साल के बाद। तो आपसे पूछा है आशीष ने महेश को कितना पैसा दिया, महेश को। देखो भाई सवाल में कुछ भी नहीं है, ब्याज की दर है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, मान लीजिए आशीष के पास 1218 रुपए, अरुण को ए रुपए दिया और महेश को एम रुपए दिया। ये भी हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। अगर ब्याज की दर 10% 1/10, इसका मतलब यह है कि हर एक साल में आपका पैसा 11/10 गुना हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल जाएगा। अब अरुण को अगर ए रुपए दिया है, एक साल बाद आपका पैसा 11/10 गुना होगा, तो 11 साल बाद कितना होगा, पावर 11।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 11, महेश को m रुपए दिया है, तो 1 साल बाद पैसा अमाउंट क्या आ जाएगा, 11/10 गुना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा। 12 साल बाद महित का पैसा कितना हो जाएगा, इसकी पावर 12। तो और इनका जो अमाउंट है, दोनों को सेम अमाउंट मिलता है, दिस शुड बी इक्वल। तो यहां से अरुण और महेश की वैल्यू का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई। तो देखिए ये उधर जाएगा, अब बेस सेम है, ये 11/10 की पावर 12 को 11/10 की पावर 11 से डिवाइड करेंगे तो सेम बेस में पावर घट जाती है। तो 11/10 की पावर क्या आ जाएगा, 12 माइनस 11 1 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये हो गया। डायरेक्ट देख सकते हैं मेरे भाई कि यहां टाइम में 1 साल का गैप है, टाइम में 1 का गैप है, तो रेशियो क्या आएगा, 11/10 की पावर 1 ही आएगा। जितना समय में गैप होगा उतना ही आपको पावर करना, उस रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। तो अरुण महेश को 11/10 के रेशियो में पैसा मिलेगा। टोटल कितना, 21। दोनों को टोटल मिला के कितना मिला, 11/10 21। 21 की वैल्यू सवाल में कितना, 1218। 1218 रुपए दिए आशीष ने। कितना मेरे भाई, 21 पंजे 105 और 16 21 अट्ठे 158 गुना। तो पूछा महेश को कितनी राशि दी, 10। 10 की वैल्यू भी 58 गुना आ जाएगी, 580। 580 रुपए। ठीक है, सरल सवाल था, आगे चलते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, जहां ट्राइंगल की तीनों मीडियंस एक दूसरे को काटती हैं वो पॉइंट ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है। देखो यहां रेलवे अगली दुनिया में जी रहा है, न्यूक्लियस कह रहा है, न्यूक्लियस नहीं, सेंट्रॉइड ठीक वर्ड है, सेंट्रॉइड कहलाता है। आप वो माध्यिका समझते हैं, मान लीजिए कि जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। अब इस ट्राइंगल की ये माध्यिका होते हैं, माध्यिका मतलब साइड बीसी के मिड पॉइंट को, साइड बीसी के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाओ। ये साइड एसी की माध्यिका है मेरे भाई, साइड एसी का मिड पॉइंट होगा। ये साइड एबी की माध्यिका है, एबी की माध्यिका है ये सी एफ। तो जहां तीनों मीडियन काटेंगे वो पॉइंट जी सेंट्रॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है, वो सेंट्रॉइड कहलाते हैं मेरे भाई, केंद्रक, हिंदी में केंद्रक। ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। इंसेंटर क्या होता है, जहां त्रिभुज के तीनों कोणों के बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं। अगला सवाल, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई कर दो मेरे भाई, सरल करो। देखो ये स्क्वायर खोलो, ये स्क्वायर खोलो, या खोलने की जरूरत क्या है मेरे भाई, जेड सब में अलग है, हैं? आप कुछ मत करो, यहां वाई को 0 कर लो, आप यहां पे y को 0 पुट कर लो, क्योंकि इस सवाल में इक्वेशन 1 है, ये मुझे सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहां पे वेरिएबल 2 हैं, z और y। वेरिएबल इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 हैं, तो आप अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को कुछ भी रख लो। मैंने यहां पे y को 0 कर लिया, y 0 कर लिया, देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 9z का स्क्वायर आएगा, 81z स्क्वायर, 81z स्क्वायर से 81z स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ये बचेगा 25z स्क्वायर, 5z का होल स्क्वायर 25z स्क्वायर। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें y बराबर 0 रखने पर 25z स्क्वायर आए। y 0 रखेंगे 30z स्क्वायर है, ये 0 रखेंगे y 0 16z स्क्वायर है, ये 25z स्क्वायर है, y 0 रखेंगे 15z स्क्वायर है, यानी कि एक ही ऑप्शन आंसर है तीसरा। यहां y को 0 रखने पर यही ऑप्शन 25z स्क्वायर बनेगा, खेल खत्म। आओ 18वां सवाल, एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह लागत मूल्य पर सामान बेच रहा है, लेकिन उसका वजन 1000 ग्राम के बदले 812 ग्राम ही हो रहा है। लाभ प्रतिशत क्या है। देखो एक बेईमान दुकानदार कहता है मैं सीपी पर सामान बेच रहा हूं, लेकिन अगर कोई ग्राहक मान लो 1000 ग्राम चीनी मांगता है तो 812 ग्राम चीनी ही देता है, यानी कि 812 ग्राम चीनी देकर कस्टमर को 1000 ग्राम चीनी का पैसा ले रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, ये हो गया, रेशियो ले लो, किससे कट जाएगा, 4 से, 203 रेशियो 250। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 4 दुनिया 4 12 हो गया ना, यानी कि अल्टीमेटली 203 का सामान 250 में बिका, 47 का प्रॉफिट हुआ 203 पर। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, तो 203 कितना जाएगा, 203 दूनी 406, 406 जाएगा, बचेगा कितना मेरे प्यार भी, 64, 640, तो 203 दिया जाएगा मेरे भाई, ये 600 यानी कि 23 पॉइंट समथिंग होगा, ये 23 पॉइंट समथिंग।
एक ही ऑप्शन है डी। आगे आ जाइए अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 19। रेलवे ग्रुप डी के पेपर का। एक दुकानदार ने वस्तु ए और बी को कुल 2540 में खरीदा। ए को 15% लाभ पर, बी को 25% लॉस पर बेच दिया। ए का सेलिंग प्राइस 20 के सेलिंग प्राइस से 109 रुपए अधिक था। पूरे ट्रांजैक्शन में उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। पूरे ट्रांजैक्शन में। गजब का। मैं कहूं कि ये इस टेस्ट का सबसे अच्छा सवाल है। टफ सवाल है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन काफी ज्यादा नजदीक है ना। 8.8, 8.5, 8.3, यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। एक दुकानदार ने वस्तु ए और बी को कुल 2540 में खरीदा। मैंने मान लिया कि ए का कॉस्ट प्राइस ए है, बी का कॉस्ट प्राइस बी है। पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालने पड़ेंगे मेरे भाई। तो दोनों वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? ए प्लस बी 2540 रुपए। ये दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी आ गया। अब मेरी बात को सुनेगा। ए को 15% लाभ पर बेचा, 100% पे 15% का प्रॉफिट है, तो वस्तु ए कितनी बचेगी? 115% में। बी को 25% लॉस पर बेचा, तो कितने में बिका? 100% पे अगर 25% का लॉस होगा तो वस्तु बी बिकेगी कॉस्ट प्राइस के 75% में। बी जो है वो 75% में बिकेगी। ए का सेलिंग प्राइस बी से 109 रुपए ज्यादा है, तो ये ए का सेलिंग प्राइस बी से कितना ज्यादा? 109 रुपए। इनका डिफरेंस 109 है। इनका डिफरेंस 109 है। तो ये आपके सामने बेसिकली दो इक्वेशन बन गई। यहां से आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। एक बात सुनो मेरे भाई, यहां 75 है, देखो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को भी 75% से गुणा कर लो। ये 75%, ये 75%, तो हम लोग यहां भी 75% से गुणा कर लेते हैं। ठीक है जी। ये 2540 का 75% कितना आ गया मेरे भाई? 3/4 आ गया। 3/4 तो 2400, 835 का 3 गुना, यानी कि मैं 4 से जाएगा ना, ये 600 आएगा भाई। 600 और 140/4 35, 635 का 3 गुना, 1800 और 105, 1905 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्तों? 1905। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। मैंने इसलिए यहां 75 से गुणा करी। 75% ऑफ बी माइनस 75% ऑफ बी कट जाएगा। ये क्या आएगा? 115 प्लस 75, ये आ जाएगा 190% ऑफ ए। 1905 में 109 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? ये 9 5 14 और 19 1 20, 2014 आ जाएगा। किससे जाएगा? 19 से जाएगा मेरे भाई। 19 से कम 19, 0 19 छिका 114 है। ठीक है भाई, ये 1060 आ जाएगा। 190% के लिए 2014 है, तो 100% के लिए निकाल लो। 2014 ए का 190% है, 100% की वैल्यू क्या आएगी? गुणा 100। ये आ गया 0 से 0, 19 से काटेंगे 106 बार, 1060। ए का सीपी 1060 आ गया। बी का कितना आएगा मेरे भाई? भाई दोनों वस्तु टोटल 2540 में खरीदी है। 2540 में से ये 1060 के, तो दूसरी वस्तु कितने की आ जाएगी मेरे भाई? 1480 रुपए की। तो आप मुझे बताओ दोनों वस्तु के सीपी का क्रिय मूल्य का रेशियो कितना है? सीपी का रेशियो 1060 और 1480, 2 से जाएगा ये 53:74। ये दोनों वस्तु के क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया। सवाल केवल इतना भी बन सकता था, ये भी बढ़िया सवाल है कि ए का क्रिय मूल्य कितना है? 1060 रुपए। बी का कितना है? 1480 रुपए। दोनों के सीपी का रेशियो 53:74। बोला है दोनों वस्तु पर मिलाकर, ए और बी पे मिलाकर कितना लाभ हुआ? ए को बेचा 15% प्रॉफिट में, बी को बेचा हमने 25% के लॉस में। तो ओवरऑल दोनों वस्तु पर मिलाकर कितना लाभ हुआ मेरे भाई, या हानि हुई? लाभ या हानि? तो आप बताओ यहां पे कितना प्रॉफिट है? 53 का 15%, कितना आ गया बच्चे? 750 और 45, 795। यहां कितना लॉस हुआ? 74 का 25% मेरे दोस्तों, 1750 और 100, 1850। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये 800, 795 काट दो मेरे भाई, 55, 1055 का लॉस हुआ। 1055% का लॉस हुआ टोटल। कितने के समान पे मेरे भाई? 53 प्लस 74, 4 3 7, 127 के समान पे। ये ओवरऑल लॉस आ गया भैया। ये आ गया ओवरऑल लॉस। देख पा रहे हो आप? टफ सवाल है, यानी कि ये मुश्किल से 2-3% बच्चे ही पेपर में कर पाए होंगे।
ऑप्शन भी तो काफी ज्यादा नजदीक कर दिया यहां पर कि हम अप्रोक्स लगाते। तो 53 का 15%, 795। 74 का 25% लॉस, 1850। टोटल लॉस हुआ यहां पर 1055 का मेरे भाई। ठीक है, कितने सामान पर? टोटल 53 प्लस 74, 127 के सामान पर। बताओ डिवाइड करके कितना आएगा, कितनी बार जाएगा ये? 12 अट्टे 96, 960 और 56, 1016। 1016 बचेगा 39। दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे 390, तो 127 जाएगा फिर 3 बार, यानी कि अप्रोक्स 8.3% लॉस है। डी ऑप्शन। गजब। अगर आपको समझ में ना आया सवाल को स्किप कर दो मेरे भाई। फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा, इस डाटा की मीडियन बताइए। बहुत बढ़िया सवाल। देखो बच्चे, रेलवे ग्रुप डी 2022 का पहले कितने डाटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डाटा हैं। तो आपको 8 का आधा फोर्थ और इससे अगला फोर्थ और फिफ्थ टर्म का एवरेज आपको लेना है। फोर्थ फिफ्थ टर्म का एवरेज, ये आपका मीडियन आ जाएगा मेरे भाई। तो आप ऐसे इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते क्रम में। पूरा लिखने की जरूरत है। सबसे छोटा टर्म आपको यहां पे क्या दिखा रहा है? 4.2। उसके बाद क्या दिखा रहा है? 6.8। उसके बाद आपको क्या दिखा रहा है? 7.5। फिर चौथा 8.1 है, अगला 9.9 है। तो 8.1 प्लस 9.9 का एवरेज कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये 10 8 18 बटे 2, 9 9 इसका आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल लीजिए, सवाल नंबर 21। यदि निर्माता को 10%, थोक व्यापारी को 16%, खुदरा व्यापारी को 25% का लाभ होता है, तो मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य मेरे भाई 63,800 रुपए था। बहुत अच्छा सवाल है सक्सेसिव का मेरे भाई। निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को, खुदरा विक्रेता ग्राहक को। देखिए, मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर को सामान बेचता है, होलसेलर डीलर को सामान बेचता है 10% के प्रॉफिट में। पूरा बता दे रहे हैं। ये फिर होलसेलर डीलर बेचता है रिटेलर को 16% के प्रॉफिट में, 16% के प्रॉफिट में। और रिटेलर बेचता है इस सामान को कस्टमर को कितना मेरे भाई? 25% के प्रॉफिट में। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। साल में दिया है Whose रिटेल प्राइस फॉर कस्टमर इस 63,800। कस्टमर ने इस वस्तु के लिए कितना पे किया है? 63,800 रुपए कस्टमर ने पे किया है मेरे भाई। आपसे पूछा है सामान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, टेबल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछे। सक्सेसिव नहीं है। पहले मैन्युफैक्चरर को 10% लाभ हुआ, 10% यानी कि 1/10, 10 का सामान 11 में। फिर मैन्युफैक्चरर ने बेचा डीलर को, डीलर को 16% लाभ हुआ, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, 4/25 यानी कि 25 का सामान 29 में। फिर रिटेलर को 25% लाभ हुआ, 25% यानी कि 1/4, 4 का सामान 5 में। सीधी सीधी मल्टीप्लाई, 5 से 25 5 बार जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 200 और ऊपर आ जाएगा मेरे भाई 29 गुणा 11, 290 और 29, 319 आ गया। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 200 है तो फाइनली कस्टमर को 319 में बेचा। 319 की वैल्यू है 638,000 यानी कि 200 गुना। तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी 200 का 200 गुना आएगा, यानी कि 40,000 रुपए। पहला ऑप्शन। हमेशा कोई भी सवाल आए ऐसा रेशियो से बनाना तुरंत। 22वां सवाल, प्रॉब्लम ऑन एज का ए की वर्तमान एज के दुगने और बी की वर्तमान एज के 3 गुने का योग 106 साल है। बी की वर्तमान एज का 4 गुना ए की वर्तमान एज के 3 गुने से 11 साल अधिक है। अब से 4 साल बाद ए और बी की एज का योग कितना होगा? गजब सवाल। मैंने मान ली ए की प्रेजेंट एज ए है, बी की प्रेजेंट एज बी है। सवाल क्या बोल रहा है? ए की प्रेजेंट एज का दुगना और बी की प्रेजेंट एज का 3 गुना। ये कितना है? 106 साल है। इक्वेशन 1। दूसरी देखो, बी की प्रेजेंट एज का 4 गुना ए की प्रेजेंट एज के 3 गुने से 11 साल ज्यादा है। तो बी की प्रेजेंट एज का 4 गुना यानी कि 4B किससे? ए की प्रेजेंट एज के 3 गुने से। ए की प्रेजेंट एज के 3 गुने से कितना ज्यादा है? 11 साल ज्यादा। ये आ गया बेटा। बी की वर्तमान एज का 4 गुना ए की प्रेजेंट एज के 3 गुने से 11 साल ज्यादा है। 4 साल बाद ए और बी की एज का योग क्या होगा? तो यहां से ए और बी का मान निकालना है सॉल्व करके।
बहुत आसान है। देखो चाहे ए को सेम कर लो चाहे बी को सेम कर लो, यहां ए में 2 से गुणा या 3 से गुणा, सेम कर लेते हैं 6 6। ऊपर मेरे भाई 3 से गुणा करो और नीचे आप 2 से गुणा करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो मेरे भाई, कट जाएगा। 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, बी क्या आएगा 3 तिया 9 बी, 2 चौक 8 बी, 9 बी और 8 बी 17 बी आ गया। यहां देखो मेरे भाई 3 की 106 में गुणा करेंगे 318, 2 की 11 में गुणा करेंगे 22, 318 और 22 आएगा 340। तो बी की वैल्यू आएगी 340 बटे 17 20, बी का मान 20 आ गया। अब ये वैल्यू चाहे पहली क्वेश्चन में रखो चाहे दूसरी से ए का मान आ जाएगा। यहां रखो 2a, बी की जगह 20 रखते हैं, 20 तिया 60 बराबर 106। तो 106 में से 60 घटाएंगे 46, 46 बटे 2 23, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 23। तो ये ए और बी की एज आ गई मेरे भाई। यहां पर बोला 4 साल बाद ए और बी की एज का योग, 4 साल बाद ए की एज भी 4 बढ़ जाएगी, बी की एज भी 4 बढ़ जाएगी, तो इनकी एज का योग क्या आएगा मेरे भाई 43 और 8 51 साल आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना, 24 और मेरे प्यारे भी 27, 51 साल 4 साल बाद ए और बी की एज का योग होगा। खत्म सवाल, आगे आ जाइए। 6 संख्याओं का योग 300 है, उनका औसत बताओ। पूरी दुनिया में से आसान सवाल है क्या? इस टेस्ट में से आसान सवाल पूछ सकता हूं मैं आपसे। एवरेज कैसे निकालते? 6 संख्याओं का योग 300 है, संख्याओं का एवरेज क्या होगा? संख्याओं के योग को टोटल 6 संख्या 6 से डिवाइड कर देंगे 50। अगला प्रश्न, सवाल नंबर है प्यारे स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 24, बनाइए। मुग्धा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और काम के 2/5 भाग को पूरा करने के बाद इसे छोड़ देती है। फिर मुग्धा जो है काम करना शुरू करती है और शेष काम को अकेले पूरा करती है। परिणाम स्वरूप दोनों कार्य को 39 दिन में पूरा करती है। पूरा काम जो है 39 दिन में हुआ। यदि मयूरी ने मुग्धा की तुलना में तेजी से काम किया है तो मुग्धा को अकेले इस काम करने में कितने दिन का समय लगेगा? बहुत बढ़िया, दिस इज ए हाई लेवल क्वेश्चन मेरे भाई, टाइम एंड वर्क का खतरनाक सवाल है मेरे दोस्त। ध्यान से ऐसी टेक्निक बताऊंगा आपने आज तक सोचा नहीं होगा प्यारे भाई। मुग्धा और मयूरा एक साथ काम करते हुए एक काम को 18 दिन में कर सकती है। 2 लड़कियां हैं, वो मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकती हैं। सवाल में साफ साफ बोला है मयूरी ने मुग्धा की तुलना में तेजी से काम किया, यानी कि मयूरी की जो एफिशिएंसी है, मयूरी की जो एफिशिएंसी है वो मुग्धा से ज्यादा है। ये सवाल बेसिकली इक्वेशन 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी ये, क्योंकि यहां पे आपको ना किसी का भी टाइम नहीं बताया एग्जैक्ट। अब एक बात बताओ, 2 लड़की मयूरी और मुग्धा किसी काम को मिलकर 18 दिन में करती हैं। किसी काम को मिलकर 2 लड़की 18 दिन में करती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर बराबर होती, 2 लोग मिलकर 18 दिन में काम करते हैं, अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती तो मयूरी भी 36 दिन लेती काम करने में, मुग्धा भी 36 दिन लेती। मान लो ये लड़की 36 दिन में काम करती है, ये भी 36 दिन में काम करे, तो दोनों लोग मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? आधे टाइम में कर लेंगे 18 दिन में। ठीक है, अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती, लेकिन मयूरा की एफिशिएंसी ज्यादा है, मयूरा फास्ट है, यानी कि मयूरा 36 दिन से कम लेगी, मुग्धा काम करने में 36 दिन से ज्यादा लेगी। तो सवाल में पूछा मुग्धा को अकेले काम करने में कितने दिन का समय लगेगा, तो मुग्धा इस काम को करने में 36 दिन से ज्यादा का समय लेगी, यानी कि ना तो यह आंसर हो सकता है ना यह आंसर हो सकता है। आंसर इन दोनों में से एक होगा, या तो 45 या 72, इन दोनों में से एक आंसर होगा मेरे दोस्त। गजब का सवाल है मेरे भाई, गजब का सवाल। ठीक है जी, ओके। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। मैंने मान लिया कि यहां पर ये वाला 45 वाला आंसर मान लेते हैं कि मान लो मुग्धा जो है, मुग्धा को ये MU, मुग्धा काम करती है 45 दिन में। दोनों लोग मिलके, मुग्धा प्लस मयूरी,
मुग्धा प्लस मयूरी दोनों काम करती हैं 18 दिन में, तो मयूरी इस काम को अकेले कितने दिन में करेगी? देखो ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने ये वाला आंसर मान ले कि मुग्धा जो है काम 45 दिन में करती है, ये वाला आंसर, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो मयूरी कितने दिन में करेगी ये काम? दो लड़कियां मिलकर 18 दिन में करती है मेरे भाई, दो लड़कियां मिलकर 18 दिन में करती हैं। मुग्धा अकेले 45 दिन में करती है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट है 18 गुणा 45 बटे 18 45 का डिफरेंस 27। ये 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 3 छिंग 18, 6 पंजे 30। मयूरी अकेले 30 दिन में करेगी, डायरेक्ट शॉर्टकट है। आप एलसीएम लेके भी निकाल सकते थे। एक्चुअली मुझे ये कंडीशन चेक करनी है। मयूरी अकेले काम का 2/5 भाग करते फिर छोड़ देते, मुग्धा बचे काम को अकेले पूरा करती है, पूरा काम 39 दिन में पूरा हुआ। मयूरी ने 2/5 काम किया, मयूरी पूरा काम 30 दिन में करती है। मयूरी ने 2/5 काम किया फिर छोड़ दिया, तो बचा काम कितना? 3/5। टोटल काम 1 होता है, 1 में से 2/5 काम हुआ, तो बचा काम 3/5। 3/5 काम किसने किया होगा? मुग्धा ने। अगर मुग्धा पूरा काम 45 दिन में करती है, तो मुग्धा 3/5 काम कितने दिन में करेगी? 45 का 3/5 दिन में। टोटल काम कितने दिन में हुआ मेरे भाई? 5 × 30, ये 5 राम 45, यानी कि 6 दूनी 12 और 27, 39 दिन में पूरा काम हुआ। हां जी, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि यही वाला आंसर है, पहला ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन सेट ना होता तो आंसर क्या लगा देता? 72 लगा देता, लेकिन ये ऑप्शन सेट हो गया, 45 ये आंसर है। इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में इस सवाल को करने का है नहीं। आप रेलवे का चाहे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इस टाइप के 20 सवाल हुए और भयानक, बच्चों के रात का डर है ये सवाल, जो सीरियस बच्चे हैं। दो लोग मिलकर 18 दिन में करते हैं, अगर एफिशिएंसी बराबर होती तो 36 दिन में करते। आपने मान लो 2 मजदूर लगा दिए, मजदूर 36 दिन में दीवार बनाता है, 36 दिन में, दोनों मिलकर आधे 18 दिन में बना देंगे। लेकिन मेरे भाई मयूरी की एफिशिएंसी ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो मयूरी 36 दिन से कम लेगी, मुग्धा 36 दिन से ज्यादा लेगी। पूछा मुग्धा अकेले काम करने में कितने दिन लेगी, तो 36 से ज्यादा आएगा। 2 ऑप्शन ही बचे, ऐसा ही दिया जाएगा। एक ऑप्शन को मैंने रख के सेट कर लिया, चेक कर लिया, आंसर आ गया। लास्ट सवाल लेंगे मेरे भाई। अच्छा सवाल था, एक बार और रिपीट करके देखिएगा। एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल 66, 192, 198, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, अगर किसी घनाभ के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल दिए, घनाभ समझते हैं, जैसे हमारी किताब है मेरे भाई, ये घनाभ है, इसका कोई कोना पकड़ लो, ये कोना पकड़ लो, इस पे 3 आयत मिल रहे, एक ये वाला, एक ये सामने फ्रंट, एक नीचे से। ये तीनों आयत के जो एरिया हैं, ये तीनों जो आयत है रेक्टेंगल, इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस। समझ में आया? अगर इनके एरिया दिए हुए हैं तो घनाभ का आयतन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √(x, y, z). एक एडजेसेंट फेसेस का एरिया 66 है, दूसरे का 192 और तीसरे का है मेरे दोस्तों 198। ये आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल बेसिक सी बात। देखो 198 का मतलब 66 तिया 198, 198 का मतलब 66 तिया 198। तो हालांकि जरूरत नहीं है, 66 गुणा 66 का √ 66 आ जाएगा। 192 तिया मेरे भाई 576 का √ 24 आ जाएगा, बात खत्म। ये वॉल्यूम आ गया। 6 चौक 24, एंड में 4 आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। 66 में 11 आ रहा है, 11 से कटने वाला नंबर होगा, ये नंबर 11 से कटता है। 9 और 1 10, 5 4 9 11 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं है। आंसर सवाल का सी ऑप्शन हो गया। और इसी के साथ ये मॉक टेस्ट होता है समाप्त मेरे भाई। 25 सवाल मैंने आपको करवाए, मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि मैं मान के चलूंगा कि आपको ज्यादा कुछ आता नहीं है। इन 25 सवालों में से आपने कितने सवाल ठीक कर लिए, आपका आज का स्कोर कैसा रहा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। एक और बेहतरीन इसी लेवल के मॉक टेस्ट के साथ हमारी मुलाकात कल होगी मेरे दोस्तों। धन्यवाद भाई। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, आसान नहीं है ये 25 सवाल। आंखें खराब होती हैं, लैपटॉप देखो, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर खोलो, उसमें से अच्छे अच्छे सवाल छांट के निकालो, फिर इनको अरेंज करो, फिर उनमें कोई टाइपिंग में एरर तो नहीं है, ये चेक करिए मेरे भाई।
शीट बनाना, स्निप करना, रिकॉर्ड करना मेरे भाई, अपलोड करवाना मेहनत का काम है। आपको पढ़ना है, हम आपको वो प्रीमियम कंटेंट पढ़ने के लिए दे रहे हैं जो बच्चों को पैसा दे के भी नहीं मिलता इस चैनल पर फ्री, क्योंकि हमारा काम पढ़ाने का और मैं इसको एंजॉय करता हूं। ठीक है, मजा आया होगा जरूर आपको आज की क्लास में। लाइक कमेंट जरूर खूब करिएगा मेरे भाई। धन्यवाद, बाय।